हेलो गाइस, और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, पहले की क्लासेस में, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। पर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो एटम से छोटे होते हैं और उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सबसे पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम चार्ज इन कूलम्स, जब हम यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो प्रोटॉन की न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ज जो होती है वो होती है पॉजिटिव, यानी प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स सी। और इलेक्ट्रॉन की भी वही होती है, पर ये होता है नेगेटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। न्यूट्रॉन पॉजिटिव रहता है तो हम बोल सकते हैं जीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं मास की। इनका मास कितना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है सेम, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। न्यूट्रॉन का भी सेम रहता है। न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में या अपने पेज पे बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। तो सब हमारे पास दो एटॉमिक मॉडल हैं, एक थॉमसन का, एक है रदरफोर्ड का। तो सबसे पहले हम थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं। ये है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन के मुताबिक एक एटम बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जिसके अंदर ये रेड रेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब थॉमसन के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन है लाल वाला, और ये बाहर वाला, और ये जो बाहर का है ये प्रोटॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रोटॉन है। तो इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल प्रोटॉन हो रहा है। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब मान लीजिए बाय चांस ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बाय चांस, तो ये एटम तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और बाय चांस ये इलेक्ट्रॉन या ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हमारे थॉमसन भैया दे नहीं पाए, तो इसलिए इनका मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया कि मैं एटम के ऊपर रिसर्च करूँगा। तो उन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एटम लिया और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स लिए। एक एटम लिया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, और यहाँ पे मान लीजिए एक शीट लगाई, गोल्ड की शीट लगाई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उन्होंने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की एक रेज छोड़ी, ये यहाँ पे सीधा स्ट्राइक करी, दूसरी भी रह गई, ये भी सीधा स्ट्राइक करी, तीसरी रे एटम के थोड़ा अंदर से गई, ये भी स्ट्राइक करी, चौथी रे जो थी वो बीच में गई और वो डिफ्लेक्ट करी, पांचवी रे भी गई, इसने भी थोड़ा एटम को छुआ और इसने हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाया, ये वाली रे भी सीधे चली गई,
ये वाली रे भी सीधे चली गई। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन किया कि बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल की रेज है ये डिफ्लेक्ट करी, वापस आई, और कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सीधे के सीधे चली गई। तो उससे रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन ये दिया कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर एटम होता है हमारा हॉलो। अब रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एक न्यूक्लियस तो उसने डिस्कवर कर लिया था। उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन, और न्यूक्लियस से एक ऑर्बिट निकलती है ऐसे कॉइल बनाती हुई, और ये बाहर तक जाती है जहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नेगेटिव है, आपस में ये अट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ये चार्ज, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस केस में भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है प्रोटॉन हमारा जो अंदर बैठा हुआ है, ये घूमते घूमते जाएगा 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 और एक समय बाद इसके अंदर घुस जाएगा। अब अगर अंदर घुस जाएगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोलैप्स कर जाएगा, बम्बार्डिंग हो जाएगी, और इसी वजह से हमारा रदरफोर्ड का मॉडल भी नॉट एक्सेप्टेड। इस मॉडल को भी नॉट एक्सेप्टेड, इस मॉडल को भी हमारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं हम, रदरफोर्ड को मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोर। उसने अपने सर के साथ स्टडी की और उसने इस मॉडल का खोज की, इस मॉडल को उसने डिस्कवर किया। तो नील बोर के मॉडल के हिसाब से एक जो हमारा एटम होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है हमारा प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूक्लियस के बाहर यानी एटम के अंदर जो हॉलो स्पेस होती है उसमें होती है ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती है, जैसे हमारे प्लैनेट्स के पास होती है फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आप अंदर ही अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट में। ये था नील बोर का मॉडल जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब लकीली नील बोर के साथ क्या हुआ, नील बोर के टाइम से पहले हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है? जो हो न्यूट्रल यानी जिसके ऊपर जीरो चार्ज हो। इससे पहले न्यूट्रॉन यानी नील बोर से पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और लकीली जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था नील बोर सर, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में, इनके एक्सपेरिमेंट के टाइम पीरियड में न्यूट्रॉन की भी खोज की गई। तो नील बोर ने एंड में कंक्लूड करा कि एक एटम होता है, उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और साथ ही साथ इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उनके बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसको एक्सेप्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ये एटम स्टेबल था। अब बारी आती है हमारी, कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहली टर्म एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, एक एटम है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 10। एक चीज़ और याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हमारा एटम स्टेबल कभी भी नहीं रहेगा। तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, तो हमें हमारा एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। सेकंड आता है हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20, तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा? 30। फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए क्वेश्चन, जैसे
कोई भी लेटर ले लीजिए, जैसे Z ले लीजिए, ये कोई केमिकल नहीं होता है, Z ले लीजिए। अगर Z के नीचे लिखा हुआ है, ले लीजिए जैसे यहाँ पे 6 और ऊपर लिखा है 12, तो जो नीचे लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। यानी अगर Z एक एटम है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं या 6 न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। और ऊपर जो 12 लिखा रहता है, इसका मतलब उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी Z एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है, 12। तो ये हमारी दोनों टर्म्स हैं, इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हम बात करते हैं इस टॉपिक ये क्या है। तो उससे पहले कुछ समझने की चीज़ें हैं, उनको समझ लीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है पूरा, इसके अंदर ये इसकी ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पे है इसका न्यूक्लियस। तो हमने पहले से ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इनकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, बाहर अपनी अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, नाचता रहता है। अब हमें एक चीज़ और समझनी है कि न्यूक्लियस के जो सबसे पास ऑर्बिट होगी, यानी ये वाली ऑर्बिट, इसके पास होगी सबसे लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगी उसके पास होगी लोएस्ट एनर्जी। अब इससे दूर आए तो इसके पास इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो सबसे दूर होगी यानी न्यूक्लियस से सबसे दूर यानी ये वाली, इसके पास क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे पहले हमको रूल जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इसके मॉडल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। तो जो सबसे स्टार्टिंग वाली ऑर्बिट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। उसके जो बाहर वाली होती है उसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे। उसके भी जो बाहर वाली होती है उसमें कितने आएंगे, उसमें भी 8 आएंगे। ऐसे ही बढ़ता जाता है, उसके बाहर वाली में 16, 2, 8, 8, 16, 32, ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ता जाता है, वैल्यू है। लेकिन हमें कितने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ 16 तक की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे काम नहीं आता है। तो फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो फिगर से हमको, मतलब इस एग्जांपल से हमको साफ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमको कितना दिया गया है, 8। यानी इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पहले वाले में कितने आएंगी, 2। अब कितनी बची, 8 है टोटल, 2 आ गए, तो कितनी बची अब हमारे पास, बची 6। दूसरे वाले में कितनी आ जाएंगी, 8, लेकिन है तो 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका हो गया। अभी भी नहीं हुआ क्योंकि हमें 16 हमको बोला गया है कि इसका मास नंबर है, मास नंबर है, यानी मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में कितना बोला गया है, 16 है। अब हमें पहले से ही पता है कि प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन है हमारे 8, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन भी हमारे होंगे 8। तो इससे हमको साफ समझ में आता है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 8। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात करते हैं हम, इसी में एग्जाम्पल में जोड़ लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या चीज़ होती है, अब हम ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 8, 8, 16 हमारा वो तरीका है कैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं ये जो सेकेंड वाली हमारी ऑर्बिट है, हमारे 6 पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन ये 8 जो नंबर है ये इसमें आ नहीं रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए हमें कितने, 8। तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से गेन करेगा। कितने गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा, किस लिए गेन करेगा, स्टेबल बनने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किस लिए गेन करेगा, स्टेबल बनने के लिए। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 और 2, तभी इसका ये जो दूसरा शेल है ये कंप्लीट हो पाएगा। तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी।
दो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्यों वैलेंसी हो जाएगी? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तभी ये स्टेबल बन पाएगा, बाहर वाले जो ऑर्बिट है इसमें 8 आ पाएंगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? तभी 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो अब हमारा तीसरा एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। नीचे लिखा गया है हाइड्रोजन के 1, ऊपर लिखा गया है 1, यानी इसका ये मतलब हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 1, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है? इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिल करते हैं। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही भी है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक ही है। अब हमें ये पता है कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, चौथी में 16, ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन इस वाली ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया। अब ये क्या करेगा? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर घसीटेगा, कहीं से जहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ से अपने अंदर ये इलेक्ट्रॉन ये घसीटेगा। क्यों घसीटेगा? ताकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब जैसे ये बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें अपने अंदर घसीटेगा तो इसकी इस वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहली ऑर्बिट में 2, यानी अब ये ऑर्बिट स्टेबल हो चुकी है। अब क्योंकि ये स्टेबल हो चुकी है तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगा? एक इलेक्ट्रॉन लगा। इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा? एक इलेक्ट्रॉन लगा। तो यही इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 1 दिया गया है, ऊपर जो दी रहती है चीज़ हाइड्रोजन के ऊपर, इसका क्या मतलब है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको कितने दिए गए हैं? 1। अब पहले से ही प्रोटॉन हमारे पास 1 एक है, दिया गया है, और न्यूट्रॉन, तो अब हम अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0, यानी इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बोलें लिखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आएगा? 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि नंबर, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, तो इसके सबसे आउट जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो तो इसने बाहर से घसीटा था स्टेबल बनने के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 1। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन घसीटेगा अपने अंदर, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी इसकी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे और ये स्टेबल हो पाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। अब हमारी 2 टर्म आती हैं, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल क्या होती है हमारी? मान लीजिए ये भी कोई एटम है, तो इसका ले लीजिए आप एटॉमिक नंबर है जैसे 30, लेट सपोज 30 है, तो पहली वाली में 2 आएंगी, फिर ऐसे ही करते करते आती रहेंगी, भरती रहेंगी, एक और लगेगा हमको ऐसे ही बाहर भी अपने। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। अब इसी में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लेट सपोज ले लीजिए इसमें आउटर मोस्ट शेल में थे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वही हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और द आउटर मोस्ट, इन द वैलेंस शेल और द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी की। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा आयरन। आयरन को बोलते हैं हम क्या? Fe। तो Fe 2 वैलेंसी शो करता है, पहली क्या है? 2 और दूसरी है 3। तो जब आयरन 2 वैलेंसी शो करता है यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है, तब हम इसको बोलते हैं फेरस, FeRrOUS, फेरस। और जब ये 3 वैलेंसी शो करता है, 3 वैलेंसी, नंबर ऑफ इसकी वैलेंसी जब 3 होती है तब हम इसको बोलते हैं फेरिक, FeRrIc। आयरन की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा होता है हमारा कॉपर और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास।
अब बात करते हैं हम रेडिकल्स की। रेडिकल्स क्या होते हैं? तो अगर वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन देखें तो रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब ये तो बात हो गई रट्टू तोता वाली। अब हम बात करते हैं रेडिकल बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये NH4 क्या होता है? NH4 होता है हमारा अमोनियम। NH4 होता है हमारा अमोनियम। तो बोला गया था रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रुप ऑफ एटम, नाइट्रोजन का भी एटम है, हाइड्रोजन का भी एटम है। तो यहाँ पे एक एटम का ग्रुप बन रहा है और कितने एटम एलिमेंट है इसमें? दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है प्लस एटम्स का ग्रुप भी बन रहा है, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब क्या हो रहा है, जब ये दोनों मिल जा रहे हैं तो ये बेसिकली पॉजिटिव बन जाता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है। यही है हमारा रेडिकल। अब इसको याद करने की तो कोई ट्रिक है नहीं कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, तो इसको हमें रटना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपको चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है हमारा वो बढ़िया से समझ आ गया हो। तो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़, हमारी जो टीम है पाठशाला स्टडी अकेडमी, उसका यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए उसको, उस पर कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।